नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज है आपका 13 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चंस जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, प्रिंस अशोक, दीपक, संजय, प्रेमचंद, सत्या, मैक, भोला, मिस्टर विशाल, शिवम, दीपिका मिश्रा, शीतल, अशोक, दीपक फ्रॉम हरियाणा, झंडूराम, अंजलि, मोनेन्द्र, ऋतिक, निमिषा, ओमी, भोला, उषा, रजनेश, तूफान, बबलू, मानस। चलिए भाई, अक्कू, कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताएंगे और स्टार्ट कर दें आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर करने का आप प्रयास करें। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के जो संगठन है एशियान को या के 42वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में आयोजित होगा। ठीक है, ये क्या होगा। इसमें आपका जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसको आसियान हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आसियान हम कहते हैं, इसका 42वां शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये कहां पर होगा। इन विच कंट्री विल द 42nd समिट ऑफ द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन बी हेल्ड। तो ये कहां पर होगा, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में या म्यांमार है भाई। ये क्या है, ये म्यांमार है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन होगा ये इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, पीकू साहू। कहां पर होगा, इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या भारत इसका सदस्य देश है या नहीं। क्या भारत इसका सदस्य देश है या नहीं, किसका, आसियान का। आसियान का भारत सदस्य देश है या नहीं, क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे। दूसरा, आसियान कंट्रीज जो हैं इनका पहला समुद्री अभ्यास हुआ है। ठीक है ना, पहला समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है आसियान देशों का। ये कहां पर हुआ है भाई, ये हुआ है दक्षिणी चीन सागर में। कहां पर, दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया गया है और भारत ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। भारत भी इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्या बता सकते हैं कि भारत का कौन सा आईएनएस इसमें भाग लेगा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा आईएनएस इसमें भाग लेगा। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी कंफर्म आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। जिस बच्चे को शायद जानकारी है कि ये है, तो भारत आसियान कंट्रीज में शामिल नहीं है। ये मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी याद मत रख लेना कि भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बारे में वैसे हमने आपको बताया था, अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था जब दक्षिण चीन सागर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जकार्ता हुआ करती थी, अब नहीं है। अब जो है नुस्तारा इसकी नई राजधानी बन चुकी है, नुस्तारा ट्रांसफर कर दी गई है। दूसरा, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये है जोको विडोडो। कौन है, जोको विडोडो। ध्यान रखिएगा, यहाँ की राजधानी है नुस्तारा। यहाँ पहले हुआ करती थी, कौन सी, पहले हुआ करती थी जकार्ता, अब नहीं है। अब नई राजधानी है नुस्तारा, जिसको आपको याद रखना है। याद है, किसी बच्चे को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसकी जो थीम है पहले ये देख लीजिएगा एक बार। जो इस बार थीम रहेगी ये रहेगी आसियान मामले विकास का उपकेंद्र या ऊपरी केंद्र इसको कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1967 में, सदस्य है टोटल 10। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने किस वर्ष तक डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। रिसेंटली द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हैज रिकमेंडेड ए बैन ऑफ डीजल 4 व्हीलर्स बाय विच ईयर। किस साल तक इस समिति ने कहा है कि आपके जो डीजल के चौपहिया वाहन है जो लोडिंग में काम आते हैं, लोड ले जाने में काम आते हैं, हैवी ड्यूटी में जो काम आते हैं, इनको हम बैन कर देंगे। कब तक, ये 2027 तक इन्होंने कहा, 2025 तक इन्होंने कहा, 2026 तक कहा या
29 तक इन्होंने कहा है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये 2027 तक ये समिति ने सिफारिश करी है कि हम 2027 तक क्या कर देंगे, 2027 तक हम जो भी हैवी ड्यूटी में काम होते हैं जिसमें चौपहिया वाहनों का यूज किया जाता है, ऐसे वाहनों को हम डीजल जो चलते हैं, डीजल से जो चलते हैं, डीजल ईंधन से, उनको पूर्ण तरीका से बैन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2027 तक इसका टारगेट भारत सरकार का रखा गया है कि भारत सरकार का एक और लक्ष्य है जो शायद आपको ध्यान होगा। भारत सरकार चाहती है कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। ठीक है ना, कार्बन उत्सर्जन यहाँ पर बिल्कुल शून्य हो जाए, इस पर भारत सरकार कार्य कर रही है, जिसमें विभिन्न योजनाएं यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। आपने देखा भी होगा, आप आए दिन जो है पढ़ते हैं कि आज ये ग्रीन हाउस को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई, आज कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये योजनाएं, इस तरह की योजनाएं लागू की गई। तो ये सारी चीजें आपने ऑलमोस्ट देखी हैं। तो ये एक उसमें एक पहल है, एक कड़ी है कि 2027 तक जो हमारे डीजल वाहन हैं, क्योंकि ये जो आप कह सकते हैं प्रदूषण ये ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पुस्तक मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का किसने लिखी है? ठीक है ना, ये जो किसने लिखी है ये पुस्तक, नरेंद्र मोदी ने, अमिताभ कांत ने, राजनाथ सिंह ने या परमेश्वरन अय्यर ने? जल्दी से बताएं। इंपोर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट बुक है। 17 तक नहीं, 70 तक। 17 तक किसने बोला? 2017 तक नहीं, 2070 तक, ध्यान रखिएगा। तो ये बुक है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये लिखी है अमिताभ कांत ने। किसने? अमिताभ कांत ने, जो कि आपको ध्यान रखना है भारत के शेरपा हैं। क्या है? शेरपा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप बात करें परमेश्वरन अय्यर के, तो ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पुस्तक आपके एमटीएस एग्जाम हो, सीएचएसएल एग्जाम हो, या आपका जो एसएससी एग्जाम हो और अन्य जो एग्जाम हो, सभी में पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। काफी बच्चे आज मुझे लग रहा है कि पढ़कर आए हैं, काफी बच्चों का आंसर सही हो रहा है, 90% बच्चे आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये पहला भारत का क्या होगा? एयरफोर्स हेरिटेज साइट होगी। ठीक है, ये कहां पर बनाई गई है? चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या चेन्नई में? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ हमारा क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है, और ये स्वयं यानी कि चंडीगढ़ की भी राजधानी है। तो ये 2 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमारा जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान में 1965 का, और हमारा जो युद्ध हुआ था 1971 का, 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ, इन तीनों की यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी? इन तीनों में जो हमारे भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस है, उनसे जुड़ी हुई उनकी यादें, ठीक है ना, उनके वीरता के किस्से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि हमारी विरासत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे, ये पिछली बार भी क्वेश्चन न्यूज में था, अगर आपके ध्यान हो। ठीक है, चलिए, ये 17,000 वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है। इसमें 1965 से 71 और कारगिल युद्धों के योद्धाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये क्यों जो बनाया गया, तो हमारे जो युद्ध हुए हैं 65 का, 71 का और कारगिल युद्ध हुआ है, इसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने जो अपना योगदान दिया, उसको वहां पर चित्रित किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ डायरेक्ट है, क्या मतलब? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है भाई। ठीक है, कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, कौन सा देश बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन जो है इस पर काफी तेजी से कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा देश हमारे जो
प्रशिक्षक है या इंजीनियर है उनको प्रशिक्षित करेगा? जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है या रशिया है? ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये जापान कंट्री है जिसने कहा कि भाई आप हमारे यहां भेजो अपने इंजीनियर, हम उनको बताएंगे कैसे मेट्रो ट्रेन बनती है, कैसे ये वर्क करेगी। ठीक है, 1000 हम प्रशिक्षित करेंगे, 1000 को ट्रेनिंग देंगे, बाकी ये 1000 अपने देश में जाकर और को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसा इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जापानी जो लोग हैं ये वर्क करने में सबसे कह सकते हैं आगे होते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको इनके बारे में मैं बता दूं, 2011 में जापान में इतनी भयंकर वहां पर त्रासदी हुई कि लगभग ये मान के चलना कि जापान वित्तीय संकट से घिर चुका था। 2011 का जो वहां पर भूकंप और चक्रवात वगैरह आए तो जो बिल्डिंगें थी वो धाराशायी हो चुकी थी। तो वहां के लोगों ने, ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वहां के लोगों ने, चाहे वो ए क्लास का व्यक्ति है, चाहे वो डी क्लास का व्यक्ति है, चाहे वो कोई कर्मचारी है या चाहे कोई चपरासी है, उसने अपने देश के लिए बिल्कुल फ्री, निशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई पे ना लेते हुए क्या किया था, वहां पर एक दिन का सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था कार्य करने में। कार्य करने का मतलब इन द सेंस ये है कि अपने देश को बनाने के लिए उन्होंने निशुल्क एक दिन क्या किया था, पूरा समर्पित कर दिया था, चाहे वो किसी भी प्रकार का सरकार उनसे काम कराए। वो उनमें भावना है ऐसे लोगों में, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी फीस उन्होंने नहीं ली थी और जापान को 2 साल के अंदर फिर से खड़ा कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जापान एक ऐसी जगह स्थित है, एक टापू द्वीपीय देश है जहां पर ये चक्रवात, सुनामी उसके लिए आम बात हो जाती है, तो वो डरता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में है? इसको इंपोर्टेंट में लिखना भाई, क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। ठीक है ना, जो सितवे बंदरगाह ये कहां पर है? इन विच कंट्री इज द सितवे पोर्ट वाज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि भारत ने यहां से अपना व्यापार प्रचालन शुरू कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत ने ये क्या कर दिया है, इसका चलन शुरू कर दिया है, यानी कि इसका स्टार्ट कर दिया है यहां से व्यापार करना। ये म्यांमार में स्थित है, अगर ये भारत के अंडर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ये भारत इस पर क्या कर रहा है, भारत ने इसको अपने अंडर में ले लिया। अंडर मतलब लेने का मतलब ये है कि यहां से व्यापार का आदान प्रदान प्रारंभ हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो चुका है, और भारत की जो कनेक्टिविटी है ये दक्षिण पूर्वी एशिया तक अब बढ़ जाएगी। तो ये सितवे बंदरगाह कहां पर है? म्यांमार में है। ईरान में कौन सा है भारत का? चाहबार, जो भारत की सहायता से बना है, ये चाहबार है, इसको ध्यान रखना। श्रीलंका की हम बात करें तो हम्बन टोटा है, कौन सा है? हम्बन टोटा, जो कि चाइना की सहायता से इसको निर्मित किया गया है, या कह सकते हैं चाइना ने इसको 99 साल की लीज पर लिया है। पाकिस्तान में कौन सा है? ग्वादर बंदरगाह है, कौन सा? ग्वादर बंदरगाह, जो कि चाइना के ही अंडर में आता है। तो 2 पोर्ट भारत के अंडर में है, 2 पोर्ट चाइना के अंडर में है। तो सितवे बंदरगाह कहां पर है? ये म्यांमार में है। चिटगांव बंदरगाह कहां पर होगा? एक बार कमेंट में बताएंगे, चिटगांव बंदरगाह कहां पर होगा, कमेंट में बताने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की नीरा टंडन किस देश में घरेलू नीति सलाहकार बनाई गई है? घरेलू नीति सलाहकार मतलब ये है, जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्रालय है तो उसके एनएसए जैसे होते हैं ना, रक्षा मंत्रालय के हमारे जो रक्षा सलाहकार है एनएसए अजीत डोभाल, ऐसे ही इस देश में गृह मंत्रालय सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें भारतीय मूल की बनी है। कौन है इनका नाम? नीरा टंडन। अमेरिका में, सॉरी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या कनाडा में? तो अमेरिका में इनको बनाया गया है, यूएसए। बहुत बढ़िया भाई। ग्वादर कहां पर है? पाक में है। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूएसए। काफी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, यूएसए में इसको बनाया गया है नीरा टंडन को। ठीक है, चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी हाल ही में एक संगठन है एक संगठन भारत 4 देशों के साथ मिलकर, यानी कि टोटल उसमें 4 कंट्री हैं, एक भारत है, 3 और देश हैं, तो वो एक संगठन बनाना चाहते हैं जैसे I2U2 है।
तो उसकी पहली एनएसए मीटिंग हुई है जो मैंने आपको एक दिन बताया था, वो कहां पर हुई। एनएसए मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, इसी प्रकार से उन देशों के भी एनएसए हैं जिनकी मीटिंग हुई, वो कहां पर हुई बताएंगे एक बार सभी बच्चे। तो इसका अमेरिका आंसर यहां पर हो जाएगा। अमेरिका के बारे में ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक है ना, बेसिक सी जो चीजें हैं। हाल ही में किसने मियामी F1 जिसको हम फॉर्मूला 1 बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला रेस जीती है, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपन है, सर्जिया पेराज है, फर्नांडो अलासो है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने दौड़ जीती है जल्दी से बताएंगे। I2U2 तो बना रहा है, I2U2 तो बन चुका है। उसी की तर्ज पर भारत एक और बनाना चाहता है जिसमें भारत होगा, इसमें आपका यूएई होगा, अमेरिका होगा और सऊदी अरब उसमें होगा, ठीक है। तो इसकी जो पहली एनएसए की मीटिंग हुई थी ये कहां पर हुई थी, ये यूएई में ही हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, 3 दिन पहला क्वेश्चन है। पता नहीं आप जो है क्वेश्चंस को याद क्यों नहीं रख पाते, आप रिवाइज चीजों को नहीं करते भाई, ठीक है ना, आप चीजों को रिवाइज नहीं करते इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान रखिएगा, ये मैक्स वर्स्टेपन ने इस रेस को जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टेपन, जिसको हम मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप रखेंगे, मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा इस रेस को जीता गया है। आज का आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, फरारी की, मर्सिडीज की, रेडबुल की, ठीक है, कौन सी गाड़ी ये चलाते हैं। कमेंट में सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप जरूर लिखा करें, ठीक है। काफी कम बच्चों ने आंसर कल भी लिखा था। हाल ही में शहरी मामलों के मंत्रालय व रेल मंत्रालय ने किस देश की कंपनी जीका के साथ मिलकर स्मार्ट प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। अभी बात करेंगे कि स्मार्ट प्रोजेक्ट है क्या, बस आप मुझे बताएंगे कि ये समझौता जो किया ये किसके साथ किया। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैव टाई अप विद विच कंट्रीज कंपनी जीका ऑन द स्मार्ट प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना, पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्मार्ट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, तो ये हमारे जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है, उसके साथ में कौन सा है, रेल मंत्रालय है, और एक देश है जिसकी कंपनी है जीका। तो जीका कंपनी है भाई जापान की, जापान, ठीक है ना। चलिए, ये फॉर्मूला 1 रेस रेडबुल के ड्राइवर हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये जापान की कंपनी है और जापान ने क्या कहा कि हम रेलवे के साथ साथ में और भी आपको सुविधाएं देंगे, जैसे स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद स्पीड रेल, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या होगा, स्मार्ट का मतलब है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद स्पीड रेल, यानी कि जो मुंबई और अहमदाबाद वाले एरिया है वो भी स्टेशन वाले एरिया, उनको डेवलप किया जाएगा स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के एरिया को सुधारना, ठीक है। जीका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसके अध्यक्ष हैं एकिहिको, और इसका जो मुख्यालय है ये टोक्यो में स्थित है। तो स्मार्ट के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, जीका वायरस इसको मत कर देना, वो जीका अलग है, ये जीका अलग है, ठीक है ना। जीका मतलब है जापान कॉरपोरेशन एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में समरेश मजूमदार का निधन हो गया, ये कौन थे, पत्रकार, प्लेयर, लेखक या राजनीतिज्ञ ये थे, जल्दी से बताएंगे। जिनका नाम है समरेश मजूमदार, जल्दी से आंसर करें। चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये एक लेखक थे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ये लेखक थे, प्लेयर नहीं, ये एक राइटर थे। कौन थे, इसको सही कीजिएगा, ये एक भाई राइटर थे, राइटर मतलब लेखक थे, ठीक है ना। चलिए, ये एक लेखक थे और इन्होंने शुरुआत की थी रन नामक उपन्यास से। इनका जो पहला उपन्यास था ये रन था। 1976 में इन्होंने साहित्य पत्रिका निकाली। 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खिलाड़ी नहीं थे, ये एक लेखक थे। इनकी दोनों ये रचनाएं हैं, एक है साहित्य पत्रिका और दूसरा है रन, जो इनकी सबसे पहली थी, ठीक है। और 1984 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत
रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट में इसको कर लेना, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, जल्दी से बताएं। योगी आदित्यनाथ, बहुत बढ़िया भाई, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको दिया गया है भारत रत्न भीम राव अंबेडकर जो पुरस्कार है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। हमारे प्रदेश में जो विभिन्न परियोजनाएं इन्होंने लागू की और इसमें सबका साथ सबका विकास के तहत इनको क्या किया, सम्मानित किया, क्योंकि इन्होंने हर अछूते वर्ग के लिए कार्य किया, इसीलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। योगी आदित्यनाथ को 13वें भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार को 1992 में स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार है ये सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को दिया गया था। ठीक है ना, जो समाज के लिए कार्य करेगा ये उसी को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी अच्छा कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी मिल जाए। ये मत सोचना किसी मंत्री को दिया जाएगा या किसी अधिकारी को दिया जाएगा या कोई फेमस पर्सनैलिटी होगी सिर्फ उसी को ही दिया जाएगा। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको भी ये मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल रखनी है। 13वां पुरस्कार है। अगर पूछ ले आपसे कि कौन से संस्करण जो इनको प्रदान किया गया, तो ये 13वां संस्करण था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने साइबर क्राइम पर हिंदी संस्करण वाली साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक को लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द हिंदी वर्जन ऑफ द बुक साइबर एनकाउंटर्स ऑन साइबर क्राइम। आप सभी जानते हैं ना साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम में आपका फ्रॉड भी आ जाता है। अगर आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड में आपसे कोई पैसे लेता है या आपसे किसी प्रकार का हरासमेंट करता है, आपको गाली देता है, आपको जो है एक तरीका से थ्रेट देता है, तो ये सभी साइबर क्राइम है। आपके अकाउंट से पैसे निकालता है, आपको झूठी साजिश करता है, तो ये सभी साइबर क्राइम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये साइबर एनकाउंटर्स जो पुस्तक है इसको हिंदी में लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये दिया गया है। तो ये उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों को हिंदी में भी बताएंगे कि साइबर है क्या, साइबर अपराध कैसे होता है आपके साथ, कैसे आप फ्रॉड में फंसते हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। ये आपसे भी अनुरोध है कि आप अपनी जो पर्सनल जानकारी है ना किसी के साथ भी साझा मत कीजिएगा। लालच में आकर साझा मत कर देना कहीं पर भी। जैसे आपके पास फोन आते हैं कि ये 2 मिनट में लोन पास कराएं, 2 सेकंड में 10 करोड़ का लोन ले, 5 लाख का लोन ले, इस तरह की जो साइट्स हैं ये भी साइबर अपराध में ही आती हैं। ठीक है ना, किसी बहकावे में मत आए। ठीक है ना, जो आजकल चलन प्रचलन है, जो सिंगल लड़के हैं वो अक्सर इस चीज का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उनके पास कॉल आता है, कुछ समय के लिए वो बातें करते हैं, ठीक है, फिर अपनी सारी डिटेल वो देते हैं सिर्फ एक लालच में कि भाई चलो सिंगल थे तो डबल हम हो जाएंगे, पता चला वहां सिंगल तो थे ही, कंगाल और हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह है। यहाँ की राजधानी आप सभी जानते हैं, एक राजधानी देहरादून है, दूसरी गैरसैंण यहाँ की राजधानी है। तो इन चीजों से आपको भी बचना है, जनरल अवेयरनेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनीत जोशी किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? विनीत जोशी हैं, हाँ, बेरोजगारी के कारण शिकार हो जाता है। बिल्कुल होते हैं भाई, लालच ही ऐसी चीज है। ये पैसों का लालच हुआ या गर्लफ्रेंड बनाने का लालच हुआ, आप लोग बहुत जल्दी इसमें फंसते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस तरह की चीजें जो है काफी प्रचलन में है। तो आप जो है कंगाल हो जाओगे और बचेगा कुछ नहीं, ना फाइनेंशियली ना मेंटली भी टॉर्चर हो जाओगे। चलिए, हाल ही में विनीत जोशी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली विनीत जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो मणिपुर के हालात रहे उनको कंट्रोल करने के लिए मणिपुर का इनको क्या बनाया गया है? मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह है मणिपुर राज्य। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा ए। पंजाब
अभी आपने देखा होगा राइट टू वोक किसने लागू किया है, किसने राइट टू वोक लागू किया गया है। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ के मुख्य सचिव हैं। कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक की है वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के लिए समिति का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए या कृषि को और बेहतर टेक्निकल कृषि के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान है इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हम किन चीजों को ऐड कर सकते हैं जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ये संस्था पहुंचाए, ठीक है, उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है करे। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा संजय गर्ग, विजय कुमार, मनोज सिंह या इनमें से कोई नहीं तो संजय गर्ग की अध्यक्षता में इस मीटिंग का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आज तो 14 ही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। कल आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करा दिया जाएगा, घबराने की वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 14 टोटल क्वेश्चन थे, 14 थे। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, आज भी पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा करें, याद करने का आप प्रयास करा करें। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट भी ये एक बार जो आपने को पीडीएफ्स मिलती है उसको देख लेंगे तो ये लंबे समय तक आपके याद रहने वाला है, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन, आपका करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे। एक क्वेश्चन कम है भाई, घबराना नहीं है। और दूसरा ध्यान रखेंगे CHSL की आपकी 1600 वैकेंसी आ चुकी है, ध्यान रखना। और इसका जो पेपर है ये अगस्त में होगा, तो समय आपके पास कह सकते हैं ज्यादा भी है, कह सकते हैं कम भी है। ज्यादा इसलिए जो बच्चे MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, आप बस प्रैक्टिस सेट पर जोर दें, ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। और इस बैच में अगर आपको कोई समस्या आती है, ठीक है ना, किसी बच्चे का हो सकता है कोई टॉपिक पूरा नहीं है तो आप उसको पूरा कीजिएगा।